हेलो गाइस, सारिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। साथियों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये मॉडल सेट है साथियों, मॉडल पेपर है और ये 2025 के नज़रिए एग्जाम के नज़रिए से लेकर आए हैं हम साथियों। और ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिसंबर से जनवरी पढ़कर हम 95% नंबर प्राप्त करें। साथियों, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर दिन रात अगर आप मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो साथियों निश्चित ही आपके 95% नंबर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, आज हम तो आप सबों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान के हैं और क्लास 10th के हैं। ठीक है साथियों, परीक्षा में इस सेट से बहुत प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, देखने को भी मिलेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं कि इसमें 80 प्रश्न हैं और आप लोग सारे 80 के 80 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये 80 प्रश्न हैं, इसमें से लगभग 30 से 40 प्रश्न तो निश्चित ही आएंगे। ठीक है साथियों, और हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, उसी प्रश्न को हम लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं ये मॉडल पेपर जो मैं लेकर आया हूं, इसे आप लोग पूरा देखेंगे और मॉडल पेपर जितने आएंगे वो सभी को देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए और टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाएं और उसको याद करें। आप लगभग 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना में आप अगर मेहनत करते हैं मेरे साथियों, तो निश्चित मानिए कि आपका 95% नंबर पक्का हो जाएगा। साथियों, हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। चलिए साथियों, देरी नहीं करते हैं, मॉडल पेपर के हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं साथियों। चलिए, पहला प्रश्न है मेरे साथियों कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर नियुक्त किया? क्या उसको सेनापति बना दिया गया, कि फ्रांस में राजदूत बनाया गया, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर बैठाया? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, उसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस, जापान, चीन, या क्यूबा? समयवादी शासन का पहला प्रयोग मेरे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और रूस में ही किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? रूस। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसमें जितने भी प्रश्न हैं ना मेरे साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं, वही प्रश्न को लेकर आए हैं साथियों। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड था, कि फ्रांसीसी, कि पुर्तगाली, कि डच? याद रखिएगा मेरे साथियों, भारत भी पुर्तगाल के ही नाविक वास्को डी गामा आया था और वह पुर्तगाल का ही नाविक था जो हिंद चीन पहुंचा था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुआ, या इटली में हुआ, या फ्रांस में हुआ, या जर्मनी में हुआ? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, या यूरोपियन संघ? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है क्या होगा? तो यूरोपियन संघ होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, पाटलिपुत्र उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। उदयन। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, या अंग्रेजों को? तो याद रखिएगा, गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है मेरे साथियों। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, अमेरिका में सबसे ज्यादा विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। और यह आया कब? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंदी आया था और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा था। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी? याद रखिएगा मेरे साथियों, जर्मनी में हुआ था। देखिए साथियों, हम ज़्यादा सभी ऑप्शन का विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 80 प्रश्न है मेरे साथियों, इसमें कितने प्रश्न हैं? 80 प्रश्न है और कम समय में इसे समाप्त कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग देखिए
और एक दो बार देख लीजिएगा तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं है? भाई हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं है, ये बात किसने कहा? क्या यह हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कहें कि लाला लाजपत राय की, महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे समयवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडांग या कार्ल मार्क्स? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है मेरे साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समावांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? अब्राहम डर्बी में, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेसन ने या रॉबर्ट फुल्टन ने? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? हम सब जानते हैं कि मुंबई में सबसे पहले सूती मिल की कारखाना स्थापित हुई 1854 ईस्वी में। और किसने किया था? तो कावस जी, नाना जी एंड डाबर भाई, कावस जी, नाना भाई डाबर ने किया था। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक है, राजनीतिज्ञ हैं कि धर्म सुधारक है कि समाज सुधारक है? तो याद रखिएगा धर्म सुधारक जी थे मार्टिन लूथर। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? ये वही देश है जो हमारे मुल्क को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। बताइए, अंग्रेज, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने? तो याद रखिएगा मेरे साथियों अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल? तो याद रखिएगा मेरे साथियों उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताएं 1955 में, 1855 में, 1857, 1885 या 1887? तो याद रखिएगा ये सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 1857। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं साथियों। वियना कांग्रेस कब हुआ था? बताइए 1815, 1818, 1820 या 1848? तो याद रखेंगे मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखेंगे 1815। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? बताइए 10.68%, 15%, 33% या 50%? तो याद रखिएगा मेरे साथियों 10.68% था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किसे विशेष राज्य का दर्जा? देखिए पहले मिला हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, यह विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ठीक है ना, है नहीं था? भाई बताइए था, किसको था? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को था पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? बताइए पंचायत सेवक, पंचायत सभा या नगर पंचायत या प्रमुख? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, यानी बोला जा रहा है पंचायत समिति का अंग नहीं है, अंग है। तो कौन है अंग? तो याद रखिएगा प्रमुख जो होता है ना, पूरे समिति लोग मिलके क्या करते हैं? प्रमुख का चुनाव करता है। चलिए साथियों, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि ब्रिटेन में है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारे दल हैं, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, पर कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है, इसमें निर्णय में देरी होती है, इसमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है या जनमत पर आधारित है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा? यह जनमत पर आधारित है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनमत पर आधारित है, क्योंकि जनता ही मालिक है लोकतंत्र में, जनता को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है लोकतंत्र में। चलिए साथियों अगला देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचित है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? बताइए कितना है लोकसभा की सीट? 542 है, 544 है, 543 है, 545 है? तो बताइए कितना सीट है भाई? तो याद रखिएगा 543 है। कितने हैं? 543 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है मेरे साथियों? तो याद रखिएगा हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा है? बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए देखिए इसमें हम बताएं लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 को, लेकिन 2 को क्या है एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है तो वो कितना हो जाता है? 545 हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए या एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया है अभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ से हुआ भाई? राजस्थान की, दिल्ली की, तमिलनाडु की, बिहार? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि सूचना के अधिकार के लिए कहाँ पर आंदोलन हुए? तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे साथियों? राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित तो होती हैं, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है मेरे साथियों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा धर्म। सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है ना, सांप्रदायिक राजनीतिक, तो वह धर्म पर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां है कि 73वां कि 74वां या 75वां संविधान संशोधन? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों हमारे भारत देश की बात करें तो इनमें से सभी हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो शिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि गठबंधन एक से अधिक दल मिलाकर करता है, तो कैसा होना चाहिए भाई? बहुदलीय व्यवस्था होगी तभी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, राजनाथ सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? तो याद रखिएगा मेरे साथियों भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार अभी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? कब हुआ था? 1970, 1975, 1977 या 1980? बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल घोषित हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती राज्य व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? जिला परिषद है कि पंचायत समिति है कि ग्राम पंचायत है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जिला परिषद या पंचायत समिति। पंचायत समिति दूसरा है, दूसरे स्थान पर है, यह पहले स्थान पर है, ये पहले स्थान पर है, पहला स्थान इसको है, पहला स्थान है, इसका दूसरा है और इसका क्या है? तीसरा स्थान है। ठीक है ना, सबसे निचला स्थान जो है ना वो ग्राम पंचायत है, और दूसरे पर जाता है वो पंचायत समिति, और सबसे ऊपर कौन सा है? जिला परिषद है। जिला परिषद जिला स्तर पर काम करती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर काम करती है, ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर काम करती हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8? बताइए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 2 क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग की है कि पशुपालन की, खनिज की या कृषि का? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है कृषि। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए पटना, गया या शिवहर या नालंदा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों बिहार की राजधानी पटना है और पटना की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है साथियों, आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा साथियों, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जो छूट जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल ने कहा, क्राउथर ने कहा, या प्रोफेसर हार्टले विटर्स ने कहा, या टेस्कार्ट ने कहा? बताइए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो यह कहा था टेस्कार्ट ने। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो अभी मैं आप लोग जान रहे हैं कि आप उपभोक्ता हैं, कोई भी सामान आप लोग खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए तो आप उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता अगर गलत सामान खरीद लिया है, को ठग दिया है किसी दुकानदार ने, तो उपभोक्ता के पास में यह अधिकार होता है कि वह क्या करे, उसके खिलाफ में कंप्लेन करे, और कंप्लेन करने के लिए नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर को याद रखें 8180011400। इस नंबर पर फ़ोन करके आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? याद रखिएगा ये कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे। पहले तो WC बनर्जी बने थे, और दूसरा जो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था तो उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति आय का। और कब लगाया था? तो 1968 में किया था, 1868 में साथियों, मिस्टेक हो गया है, 1868 में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बताइए कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक या प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा साथियों कि दीर्घकालीन ऋण वही दे सकता है, वह कौन सा बैंक है? भूमि विकास बैंक। ठीक है, यह दीर्घकालीन ऋण देती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं।
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? टेलीफोन है कि मोबाइल है या वॉकी टॉकी है या रेडियो है? तो अगर हम लोग देखें कि किताब के अकॉर्डिंग देखें कि जो बुक में क्या दिया है, तो बुक में तो हमारा टेलीफोन दिया है। क्या दिया है मेरे साथियों? टेलीफोन दिया है, ठीक है। और अभी इनके दौर में अगर देखें तो मोबाइल फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन हमें मारना क्या है? किताब के अकॉर्डिंग मारेंगे तो टेलीफोन हो जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए अगला आप देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवा का अंग है? बताइए, समाचार पत्र है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, इनमें से सभी हैं? तो बताइए मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास या शिक्षा एवं प्रशिक्षण या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें सभी, ठीक है साथियों। यह मॉडल पेपर है साथियों, आप लोग देखिएगा, पूरा देखिएगा, काफ़ी फायदेमंद है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण या निर्यात पर नियंत्रण या विश्व स्वास्थ्य से समन्वय या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति की बात है, हरे भरे, और हमारे प्राथमिक क्षेत्र कृषि सेक्टर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किसे है? प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? किसे बनाया गया है मुद्रा जारी करने के लिए? पैसा छापने के लिए किसको बनाया गया है मेरे भारत देश के अंदर? बताइए कौन पैसा जारी करता है मेरे साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसदीय राष्ट्रपति? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है मेरे साथियों? पैसा छापने का काम करती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है कौन? प्रति व्यक्ति आय। यानी हमारा पॉकेट मनी अधिक होगा, हमारे पास प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, तो जान लीजिए कि हमारा रहन सहन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? थोड़ियम, रेशम, सोना या कोयला? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये झारिया में क्या मिलता है? तो झारिया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कोयला मिलता है। क्या मिलता है मेरे साथियों? कोयला मिलता है, और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। निम्न में जीवों में कौन सा केवल भारत में पाया जाता है? कौन ऐसा जीव है सिर्फ भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल मछली या कछुआ? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए, डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? चूना पत्थर, बॉक्साइट या ग्रेनाइट या लौह एक्स होगा, ठीक है ना। चलिए बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो सीमेंट बनाने के लिए सबसे कच्चा माल जो होता है मेरे साथियों, वो चूना पत्थर चाहिए। चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस खनिज का अभाव है? किस खनिज का? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या लेड? तो याद रखिएगा, लेड। बताइए किसका? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा, लेड। क्या है? लेड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? याद रखिएगा मेरे साथियों, मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। उसे रास्ते में जाइएगा तो रोड पे ही है, ठीक है। NH 28 के बगल में है। पूर्णिया या सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण? तो याद रखिएगा कहाँ है भैया? मुजफ्फरपुर में काटी ताप विद्युत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला है क्या है? अनवनीकरणीय संसाधन, नवनीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा साथियों, एक बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो समाप्त हो जाता है, तो वो क्या होगा? अनवनीकरणीय होगा। तो कोयला एक बार में ही समाप्त हो जाता है मेरे साथियों, तो इसलिए ये अनवनीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? कौन है राज्य जहां सबसे पहले कोयला निकाला गया? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, तो सबसे पहले कहां से निकाला गया था? सर्वप्रथम कोयला कहां से निकाला गया था? तो रानीगंज से निकाला गया था। रानीगंज कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। रानीगंज से निकाला गया था, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? बताइए, भारतीय लौह एक्स इस्पात कंपनी IIS को, या टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, या बोकारो स्टील सिटी, या विश्व सरैया लौह इस्पात प्लांट? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को है, ठीक है। इसका 1907 में स्थापना हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? रेल सेवा से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसे GT रोड के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा, ये सड़क मार्ग है। कौन मार्ग है मेरे साथियों? सड़क मार्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है? वाल्मीकि नगर।
यहाँ बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व केंद्र भी है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1907 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में है, बेगूसराय, भागलपुर या दरभंगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो दरभंगा में है। कहाँ है मेरे साथियों? दरभंगा में है। और यही पूछता कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार का संपन्न है। बिहार किसमें संपन्न है भैया? खनिज में है, उद्योग में है, कृषि में है या पशुपालन में है? तो याद रखिएगा बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। और यहाँ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो कृषि हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, सबसे ज्यादा वन जो है क्या मध्य प्रदेश में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि कर्नाटका में है, कि केरल में है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा जनजातीय लोग भी कहाँ रहता है? तो मध्य प्रदेश में रहता है। भारत में सबसे ज्यादा जंगल यही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, जयपुर में, रायपुर में या गुवाहाटी में? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस ऑप्शन में हम जाएंगे तो किस में? दिल्ली में। दिल्ली में मेट्रो है, 2002 में चला था। और सबसे पहले अगर पूछता तो हम कोलकाता लिखते हैं, क्योंकि कोलकाता में 1983 में ही चलाया गया था मेट्रो। हीराकुंड बांध है, बताइए कर्नाटका में है, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में? बताइए मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ है मेरे साथियों? उड़ीसा में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन है कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुंदरवन कहाँ है मेरे साथियों? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना, सुंदरवन में क्या है? मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। ठीक है, सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। यहाँ टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम किससे बनता है भैया? टीन से, बॉक्साइट से, मैग्नीज से या लॉ एक्स से? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम हम लोग बनाते किससे हैं? उसका कच्चा माल क्या है? तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट से क्या तैयार होता है? एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो वायुयान में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं, बिजली का उपकरण बनाने में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग करते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आधात्विक खनिज है? बताइए सोना, टीन, अभ्रक या निकेल? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, पूछा गया आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज कौन हो सकता है? तो अभ्रक है मेरे साथियों। क्या है? अभ्रक। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? लोहा है, मैग्नीज है, हीरा है, सोना है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर है। ठीक है, देखिए साथियों हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है साथियों, काम की बात करते हैं। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? बताइए केरल में, कि गुजरात में, कि आंध्र प्रदेश से या छत्तीसगढ़? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा केरल। क्या है आंसर इसका? केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए कान्हा कहाँ है? कर्नाटका है, केरल है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए साथियों आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति नियंत्रण संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवादी या भूकंप? याद रखिएगा मेरे साथियों, आतंकवादी हमला क्या है? यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़ भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी भी है, भूकंप भी है, ज्वालामुखी विस्फोट भी है। चलिए साथियों, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है मेरे साथियों? प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, समान आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा ये भी है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण है तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, मॉस्को में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का भी आंसर क्या होने वाला है? तो स्टॉकहोम होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है या समान आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो देखिए भूकंप से आती है 3 गो तरंग आता है, एक पी होता है और एक एल होता है और एक एस होता है, एक एस तरंग होता है। ठीक है साथियों, फिर से बना देते हैं। पी, एल और एस। सबसे पहले कौन सा तरंग आएगा? पी आता है, उसके बाद क्या आता है? एल आता है, उसके नहीं,
नहीं साथियों, मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, पहले P, उसके बाद S, उसके बाद L। ठीक है, ये सही है। प्राइमरी आता है, उसके बाद सेकेंडरी आता है, उसके बाद L वाला आता है। ठीक है, तो प्राइमरी के बाद में हमेशा क्या आता है? एस तरंग आता है, तो ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? तो पी तरंग है मेरे साथियों। कौन सा तरंग है? पी तरंग है। ठीक है, चलिए एस तरंग क्या हो जाएगा? तो एस तरंग द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, एल तरंग तृतीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का भी आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। ठीक है साथियों, हम उम्मीद करते हैं इसी 80 प्रश्न हमने कहा था, 80 प्रश्न हमने करा दिया। या मॉडल पेपर थे मेरे साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम उम्मीद करते हैं कि साथियों आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहें। मात्र 2 महीना अगर आप दिल से पढ़ाई करेंगे साथियों, आपका निश्चित ही 95% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए विदा लेते हैं आप सबों से, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।